नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले विभिन्न विराम चिन्हों के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं विराम चिन्ह कहते किसे हैं। तो लिखते समय वाक्य के बीच में विश्राम, ठहराव या रुकने के लिए प्रयोग होने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी भाषा में जितने भी विराम चिन्ह आजकल प्रयोग हो रहे हैं उसमें से अधिकतर विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। कुछ ही विराम चिन्ह स्वयं हिंदी भाषा के स्वयं के हैं। हिंदी भाषा में विराम चिन्हों को लाने का श्रेय गुरु कामता प्रसाद जी को जाता है। उन्हीं की देन है कि वर्तमान में जितने भी विराम चिन्ह प्रयोग हो रहे हैं उन्हीं के द्वारा हिंदी भाषा में लाए गए हैं। विराम चिन्हों के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं विराम चिन्हों के अनेक प्रकार है, जैसे अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, योजक चिन्ह, उपविराम, अवतरण चिन्ह, विस्मयबोधक चिन्ह, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, पदलोप चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, हंसपद चिन्ह या विस्मरण चिन्ह, अवग्रह चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। अब बारी बारी से इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्प विराम या कोमे के बारे में। तो अल्प विराम को इंग्लिश में कोमा कहा जाता है और उसका जो सिंबल है वो आप ब्रैकेट के अंदर देख पा रहे होंगे। इस विराम चिन्ह का प्रयोग लिखते समय वाक्य के बीच थोड़ी देर तक रुकने के लिए करते हैं, और अगर वाक्य में एक ही जाति के या समान प्रकार के कोई नाम दिए हुए हैं, या जैसे नदियों के नाम, रंगों के नाम, व्यक्तियों के नाम, तो उनको अलग अलग दर्शाने के लिए भी इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप उदाहरण में देख पा रहे हैं, राम, श्याम, हरि और मोहन दोस्त है। तो यहाँ पर राम, श्याम, हरि इन सब के बीच अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी आदि नदियाँ हैं। इन नदियों के बीच भी विराम विचिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो अल्प विराम हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाला एक विराम चिन्ह है। इसको इंग्लिश में कोमा कहा जाता है। दूसरे विराम चिन्ह है अर्धविराम। इस विराम चिन्ह का प्रयोग अल्प विराम की अपेक्षा कुछ देर अधिक रुकने के लिए किया जाता है। इसका आप सिंबल ब्रैकेट में देख पा रहे होंगे। जैसे उदाहरण में आप देखेंगे, सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान काली माँ ने ले लिया। तो सूर्यास्त हो गया के बाद अर्धविराम चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा रुकना होता है। उसी तरह दूसरे उदाहरण में हम देख पा रहे हैं, सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गई। तो यहाँ पर भी सूर्योदय हो गया, उसके बाद क्या लगा हुआ है, अर्धविराम चिन्ह। तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा रुकना होता है। पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह हिंदी भाषा में अलग प्रकार का होता है और अंग्रेजी भाषा में अलग प्रकार का। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह या पूर्ण विराम चिन्ह हिंदी भाषा का स्वयं का विराम चिन्ह है, और यह अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। सामान्य रूप से पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर किया जाता है। जैसे आप उदाहरण में देख पा रहे होंगे, राम खाना खाता है, उसके बाद पूर्ण विराम लगा हुआ है। मोहन स्कूल जाता है, इसके बाद भी पूर्ण विराम लगा हुआ है। उसी तरह से राम का दोस्त मोहन है, उसके बाद भी वाक्य पूर्ण होने पर पूर्ण विराम लगा हुआ है। तो पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर किया जाता है। उपविराम, इसका आप सिंबल ब्रैकेट के अंदर देख पा रहे होंगे। इस विराम चिन्ह का प्रयोग कथनों या वाक्यों को अलग दिखाने में किया जाता है। जैसे आप उदाहरण में देख पा रहे हैं, प्रदूषण एक अभिशाप। तो यहाँ पर प्रदूषण और एक अभिशाप, इन दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए इनके बीच में उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से दूसरे उदाहरण में विज्ञान, वरदान या अभिशाप, यहाँ पर भी विज्ञान के बाद उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो उपविराम चिन्ह का प्रयोग कथनों या वाक्यों को अलग अलग दर्शाने के लिए किया जाता है। विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग सामान्यतः भावनाएं दर्शाने के लिए, जैसे घृणा, प्रेम, विस्मय, आश्चर्य, विवाद, हर्ष, करुणा, भय आदि स्थितियों को दर्शाने के लिए किया जाता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग
अव्यय शब्दों के बाद या अव्यय शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे हाय, छी, अरे, शाबाश, हाय, आहा। ये सभी कैसे शब्द है? ये अव्यय या विस्मयबोधक शब्द है। इन सभी के साथ हमने कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया है? विस्मयबोधक चिन्ह। तो विस्मयबोधक चिन्हों का प्रयोग अव्यय शब्दों के साथ किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको हम इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं, इसका उपयोग वाक्य की ऐसी स्थिति में किया जाता है जब वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो, तो प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वह क्या लिख रहा है, यह एक प्रश्नवाचक शब्द है, वाक्य है, सॉरी। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है लास्ट में। ताजमहल किसने बनवाया था, यह भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है और उसमें भी अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कोष्टक या ब्रैकेट ये अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक। तो कोष्टकों का प्रयोग उस स्थिति में करते हैं जब हम किसी शब्द या वाक्यांश को अधिक स्पष्ट करना हो। जैसे उदाहरण में आप देख पा रहे होंगे, विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो दिया हुआ है क्रोध में कांपते हुए, यह विश्वामित्र जी की उस समय की स्थिति को दर्शा रहा है कि वो किस स्थिति में थे और वो क्या भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। उसी तरह से धर्मराज, उसके बाद ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ पर युधिष्ठिर लिखा हुआ है। तो धर्मराज को, जैसे आप जानते हैं, युधिष्ठिर को ही धर्मराज कहा जाता है। तो धर्मराज के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर युधिष्ठिर लगाया गया है ब्रैकेट के अंदर। तो कोष्टक का प्रयोग कब करते हैं हम? जब किसी शब्द या वाक्यांश को अधिक स्पष्ट करना हो, उसके अर्थ को अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाना हो, तो उस स्थिति में कोष्टक का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का प्रयोग सामान्यतः द्वंद्व समास में किया जाता है और इसमें दो शब्दों के बीच एक सीधी रेखा खींच दी जाती है, जैसे सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, यश अपयश, तन मन धन। तो इन सभी के बीच क्या लगा हुआ है? योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह का प्रयोग कभी कभी समान शब्दों के बीच, जैसे धीरे धीरे, चलते चलते आदि के रूप में भी हो सकता है, या फिर कभी कभी योजक चिन्ह का प्रयोग दो विलोम शब्दों के बीच भी हो सकता है, जैसे सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात। ये सभी कैसे हैं? एक दूसरे के विलोमार्थी। तो योजक चिन्ह का प्रयोग समान अर्थ वाले शब्दों के बीच या विलोम शब्दों के बीच भी हो सकता है। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, इसको हम इंग्लिश में इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं और ये दो प्रकार के हो सकते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम उस स्थिति में करते हैं जब हमें किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों दर्शाना हो। जैसे जयशंकर प्रसाद जी ने कहा, उसके बाद उन्होंने जो कहा उसको हमने ज्यों का त्यों इन्वर्टेड ब्रैकेट के अंदर रख दिया है। जीवन विश्व की संपत्ति है। उसी तरह से मान लिया किसी व्यक्ति ने कोई बात कही और उसकी बात को हमें ज्यों का त्यों रखना हो, तो उनकी बात को हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखते हैं। राम ने कहा, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। तो यहाँ पर राम ने जो कहा, उनकी बात को इन्वर्टेड कोमा के अंदर ज्यों का त्यों रख दिया गया है। लाघव चिन्ह, तो लाघव चिन्ह का प्रयोग किसी भी शब्द को शॉर्टकट में लिखने के लिए करते हैं। जैसे इंग्लिश में हम डॉक्टर को DR लिखकर उसके पीछे डॉट लगा देते हैं, एक जीरो की तरह का चिन्ह लगा देते हैं। उसी तरह से हिंदी में भी शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए जो चिन्ह प्रयोग होता है उसको हम लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह कहते हैं। जैसे डॉक्टर के लिए आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? लाघव चिन्ह का प्रयोग। तो इस चिन्ह का प्रयोग हम किसी भी शब्द को शॉर्टकट में लिखने के लिए करते हैं। विवरण चिन्ह या आदेश चिन्ह, विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के बारे में कुछ सूचना विशेष या निर्देश विशेष आदि देने के लिए किया जाता है। जैसे आम के निम्न फायदे हैं, उसके बाद ये
विवरण चिन्ह लगा हुआ है। उसके बाद हम इसके बारे में कोई भी विवरण या निर्देश दे सकते हैं। उसके बाद हम इसमें जो भी लिखेंगे वो उसके वाचन बारे में सूचना या निर्देश होगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, वचन के दो भेद हैं, तो ये उसके बाद क्या लगा हुआ है, विवरण चिन्ह। तो इसके बाद हम इसके बारे में विवरण लिखेंगे। रेखांकन चिन्ह, इसको अंडरलाइन साइन भी बोलते हैं या अंडरलाइन सिंबल भी बोलते हैं। तो रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य या वाक्यांश में किसी शब्द, पद या वाक्य को रेखांकित करने के लिए प्रयोग होता है। तो अगर किसी भी पैराग्राफ में या किसी भी वाक्य में कोई शब्द विशेष या पद विशेष हमें थोड़ा हाईलाइट करना है, तो उसके नीचे हम रेखा खींच देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। तो इसी को हम रेखांकन चिन्ह या अंडरलाइन सिंबल या अंडरलाइन साइन कहते हैं। इसका प्रयोग किसी शब्द, पद या वाक्य को जो महत्वपूर्ण है उसको दर्शाने में किया जाता है। लोप चिन्ह, वर्जन चिन्ह या पदलोप चिन्ह। लोप का मतलब होता है अदृश्य होना या गायब हो जाना। तो लोप चिन्ह का प्रयोग हम कुछ लिखते समय अगर हमें कुछ वाक्य या अनुच्छेद छोड़कर तब उसके बाद लिखना हो तो उस स्थिति में करते हैं। जैसे हम उदाहरण में देख पा रहे हैं, राम ने मोहन को गाली दी, उसके बाद हमें कुछ लिखना था तो हमने कौन सा चिन्ह लगा दिया यहाँ पे, लोप चिन्ह। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट लगा देते हैं। उसी तरह दूसरे उदाहरण में आप देख पा रहे हो, मैं सामान उठा दूंगा पर के बाद क्या लगा हुआ है, लोप चिन्ह, यानी हमें यहाँ कुछ छोड़ा हुआ है लिखने के लिए। मैं घर अवश्य चलूंगा, उसके बाद यहाँ पर लोप चिन्ह का प्रयोग हुआ है, पर तुम्हारे साथ फिर लोप चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो लोप चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, जब वाक्य या अनुच्छेद के कुछ अंश हमें छोड़कर लिखना हो, उस स्थिति में हम लोप चिन्ह या वर्जन चिन्ह या पदलोप चिन्ह कुछ भी कह लीजिए उसका प्रयोग करते हैं। इसका सिंबल आप देख ही पा रहे हैं उदाहरण में भी और ब्रैकेट के अंदर। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, तो पुनरुक्ति का मतलब होता है रिपीटेशन, जहाँ पर हम कुछ शब्दों को बार बार लिखते हैं तो उसको बार बार लिखने की अपेक्षा हम क्या करते हैं, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा देते हैं उसके नीचे। तो उसका मतलब होता है कि जो ऊपर लिखा हुआ है उसको ऐसे ही समझा जाए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, रमेश कक्षा 10 में पढ़ता है, तो उसके नीचे दूसरा उदाहरण दिया हुआ है और यहाँ पर सबसे पहले क्या लगा दिया, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। तो उसके बाद स्टार्ट किया हुआ है कि पिता एक किसान है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे लिखा हुआ है, रमेश के पिता एक किसान है। तो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, जब जो चीज़ ऊपर लिखी हुई हो उसको बिना लिखे दर्शाने के लिए। इसका मतलब ये होता है कि जो ऊपर लिखा हुआ है उसको वही समझा जाए, जो ऊपर लिखा हुआ उसको नीचे भी समझा जाए। तो इसका उपयोग हम क्या करते हैं, बार बार किसी शब्द को लिखने से बचने के लिए, ताकि समय बच सके। विस्मरण या त्रुटिपूरक चिन्ह या हंसपद चिन्ह, इसका सिंबल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, आपने देखा होगा कि कभी कभी लिखते लिखते हम बीच में कुछ शब्द भूल जाते हैं और बाद में हमें ध्यान आता है, तो इस चिन्ह का प्रयोग उसी स्थिति में किया जाता है। जैसे हम उदाहरण में देख पा रहे हैं, मान लिया हमें लिखना था राम मथुरा जाएगा और हमने लिख दिया राम जाएगा, और हमें बाद में याद आया कि इसमें मथुरा छूट गया है, तो हम फिर ये चिन्ह लगाकर ऊपर लिख देते हैं। तो ये जो चिन्ह है इसी को कहते हैं हम विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह या फिर हंसपद चिन्ह। ये तीनों एक ही है, इनका एक ही नाम अलग अलग है लेकिन इनका अर्थ एक ही है। ये तीनों एक ही स्थिति के लिए प्रयोग होते हैं। अनुग्रह चिन्ह या दीर्घ उच्चारण चिन्ह, इस चिन्ह का उपयोग सामान्यतः पूर्व रूप संधि में किया जाता है या फिर अति दीर्घ स्वर या दीर्घ उच्चारण या फिर पुकारने के लिए भी इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बात करें पूर्व रूप संधि की, तो पूर्व रूप संधि में ए का लोप हो जाता है और ए की जगह पर इस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आप उदाहरण में देख पा रहे हैं, वने प्लस अपि, यहाँ पर ए का लोप हो गया है और ए की जगह पर अवग्रह चिन्ह आ गया है।
उसी तरह पर दूसरे उदाहरण में भी आप देख पा रहे हैं साधो प्लस अव, यहाँ पर भी ए का लोप हो गया है और ए की जगह पर यह अवग्रह चिन्ह आ गया है। तो हमने देखा कि पूर्व रूप संधि के साथ साथ इस चिन्ह का प्रयोग पुकारने या दीर्घ उच्चारण में भी किया जाता है। जैसे माँ के बाद यह चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ पर हम माँ का थोड़ा दीर्घ उच्चारण करेंगे, जैसे माँ, थोड़ी देर तक, अधिक समय तक उच्चारण करेंगे इसका। तो अवग्रह चिन्ह या दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग पूर्व रूप संधि में या फिर दीर्घ उच्चारण या पुकारने में किया जाता है। तुल्यता सूचक चिन्ह, जिसको हम इक्वल साइन भी कहते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग अधिकांशतः गणित में किया जाता है और यह है चिन्ह वस्तु, संख्या, गुण के बीच समतुल्यता, समकक्षता या समानता या बराबरी दर्शाता है। उदाहरण में आप देख ही पा रहे हैं, 9 को उदाहरण के रूप में हम 9 को अंकों में, शब्दों में या 2 अंकों के योग के रूप में लिख सकते हैं और ये भी सभी क्या है, एक दूसरे के समतुल्य है, इसीलिए इनके बीच क्या प्रयोग हुआ है, समतुल्यता सूचक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह या डैश साइन, यह एक लंबी सीधी रेखा होती है जिसका उपयोग विषय, विवाद, संबंध, शीर्षक या उदाहरण के बाद किया जाता है। अगर कोई भी शीर्षक हो, कोई उदाहरण हो, तो उदाहरण के बाद जैसे यहाँ पर लगा हुआ है ये भी एक निर्देशक चिन्ह है, और जैसे के बाद लगा हुआ है ये भी एक निर्देशक चिन्ह है, अध्यापक के बाद लगा हुआ है निर्देशक चिन्ह। तो इस चिन्ह का प्रयोग विषय, विवाद, शीर्षक या उदाहरण के बाद करते हैं। आशा है विराम चिन्ह से संबंधित ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।